अच्छा, अब हुआ ये कि वो टीम तो चली गई, हम रुक गए। हाँ 5-7 दिन में यहाँ बोरियत शुरू हो गई। तो उस ज़माने में नेशनल असम्बली का इजलास चल रहा था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना था, और वो आइन पास होने के लिए 73 का आइन, 73। 73 का आइन। तो मैंने अखबार में पढ़ लिया कि शाह फरीदुल हक यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं इस्लामाबाद में। कायदे हज़रत खिलाफ होते थे सिंध असम्बली में। अच्छा अच्छा मेरे उस्ताद थे और अच्छा। बहुत बेतकल्लुफ़। तो मैं सिर्फ उनसे टाइम पास करने के लिए मैंने वहाँ चला गया MNA हॉस्टल में। वो शाह अहमद नूरानी के कमरे में बैठे हुए थे, और भी लोग थे उसमें, उस्मान करेडी भी थे और मोहम्मद अली रिजवी भी थे, काफ़ी JUP के वहाँ लोग थे। तो वहाँ अपने 2 घंटे हमने उनके साथ गुजारा। उसके बाद मैं वापस जाने लगा। तो शाह साहब मुझे बाहर छोड़ने के लिए आए। तो मैंने कहा शाह साहब पैसे निकालें। अच्छा, उनके साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी थी, वो बहुत यानी चचाओं वाली एक बेतकल्लुफ़ी थी। अच्छा। यानी जस्ट लाइक चचा, जैसे चचा के साथ हम ठीक है। वो हरकतें कर सकते हैं, वो हाँ। उनके साथ होती थी वो। अच्छा, ये उनकी हमारी कंटिन्यूटी बहुत 3-4 साल से चल रही थी। अच्छा। अबे नहीं है, ये है, वो है, बिल्कुल उसी तरह से जवाब क्या मुसीबत कर दी है यार तुमने, फलाना। खैर उन्होंने नेफा अपने नेफे में नोट रखे थे, 10-10 के 2 नोट निकाल के मुझे दिए। क्या दौर था। अच्छा, अब हमने जो कि घर देख लिया था, अच्छा। तो दूसरे दिन फिर वहीं पर खाना पीना भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और बेतकल्लुफ़ी भी। तो वहाँ इंट्रैक्शन शुरू हुआ दूसरे MNS से, पीपल्स पार्टी के भी, जमात इस्लामी के भी, मतलब बहुत लोग मिले उसमें। हाँ बड़े बड़े उस वक्त के मारूफ नाम, मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, और पता नहीं कौन कौन जो उस ज़माने के मारूफ नाम थे। अच्छा। खैर, अब वो इंट्रैक्शन बढ़ता गया, शाह साहब वापस चले अच्छा, गए। उन दिनों भुट्टो साहब से भी कभी कोई मुलाकात हुई? आगे आ रहा हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा। हाँ। उसके बाद वो एक MNA होते थे, महमूद बुखारी, जहाँ तक मुझे यह नाम याद पड़ता है, गुलबर्ग 2 के ये MNA थे पीपल्स पार्टी के। अच्छा। उनसे बहुत बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। हाँ। कह लगे क्या रोज़ तू आता है, रोज़ जाता है, इधर ही कमरा ले। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे थोड़ी है, कमरा ले दो। हाँ कह लगा ले देता हूँ। उसने उड़ाया अपने पूरे कमरा मुझे लेकर। अब उसकी बेफिक्री भी हो गई, रहने की भी। क्या बात। हाँ, अब सुबह को उठते थे, जाके वहाँ बड़े कैफेटेरिया में नाश्ता वाश्ता फर्स्ट क्लास करते थे, उन लोगों से गपशप होती थी। और उसके बाद वो जो असम्बली का सेशन होता था, हाँ तो MNA तो वहाँ जाते थे, हम प्रेस गैलरी में जाके बैठते थे। एज ए जर्नलिस्ट मशहूर हो गया था। ठीक है। तो उससे कुछ आमदनी भी शुरू हो गई कि कोई चीज़ लिखवाता था तो 20 रुपये दे दिए, किसी ने 10 रुपये दे दिए, क्या दौर था। पैसे भी आ रहे। वाह। ये सिलसिला चलता रहा। तो उस ज़माने में सैलाब आया हुआ था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, पंजाब के अंदर बहुत तबाही मचाई थी उसने। तो ये आइन पास होने से 2-4 दिन पहले उसके बहुत सारे किस्से हैं वहाँ। MNA हॉस्टल की कहानियाँ जो हैं वो तकरीबन 22-25 दिन हाँ में बहुत जमा हो गई थी। अच्छा। बेशुमार कहानियाँ। तो वो आइन पास हो रहा था, कुआ। ठीक है। भुट्टो साहब ने एक उसके लिए वो दिया इशाइया। तो महमूद बुखारी कहने लगा, मैंने कहा यार मैंने भी जाना है। कहने लगे चलो। वेरी नाइस। उसके साथ हम वो जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करके उनके साथ हम पहुँच गए, और वो इशाइया हमने अटेंड किया। और भुट्टो साहब से बाकायदा मुलाकात भी हुई, हाथ भी मिलाया, तस्वीर भी कहीं ना कहीं क्या है। बात है। अब ये पता नहीं कहाँ है। ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ वाला हिस्सा। अच्छा, उसके बाद लाहौर चले गए, और ये सफ़र जो 5 दिन का था, तकरीबन 11 महीने रहा। 11 महीने में यही आवारागर्दी करता रहा। लाहौर में फिर बड़े मज़े के दिन गुजरे। अच्छा। वहाँ पर मौलाना अब्दुल आला मौदूदी मरहूम से मेरी कोई 6-7 बदू नशिस्तें रहीं, कई घंटों पर मुश्तमिल। चौधरी रहमत अली जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे जमात इस्लामी के, उनसे रहीं।
फिर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी से बहुत ज़्यादा कुर्बत वहीं पैदा हुई, उर्दू डाइजेस्ट वाले। जी जी जी। फिर इनायतुल्लाह बहुत मशहूर सहाफ़ी थे और वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, उनके साथ बड़ी मुलाकातें रहीं। सरवर सुकैरा जो धनक अखबार वो निकाला था उन्होंने वीकली, उनके साथ बड़ी मुलाकातें रहीं और काम भी किया थोड़ा सा। अच्छा उसी ज़माने में वहाँ हसन निसार भी मतलब कालम लिखा करते थे। अच्छा अच्छा, यही हसन निसार? यही हसन निसार। अच्छा, ये उसी ज़माने की बात है। बड़े काबिल आदमी। इकबाल मेरी से ही मेरी मुलाकात सरवर सुकैरा के दफ्तर में ही हुई, हालांकि वो कराची के थे। और जावेद अकबर और लाहौर में बेशुमार लोगों से। फिर हाँ, फिर कुछ फिल्मी सहाफत की तरफ चले गए, रोज़ स्टूडियो चले जाएं तो वहाँ शाहिद, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, कोई उस जमाने के जो बड़े एक्टर थे सबसे बहुत ज़्यादा। सब हीरो के नाम ले रहे, हीरोइन का नाम नहीं ले रहे आप? सबसे ही तकरीबन कोई एक आध तो नाम ले, किसी दोस्ती तो ही होगी। ख़वातीन से मेरी कोई ऐसी ना छोड़ दे, रहने दे, इंटरेक्शन नहीं रहा। बस रहने दे, मुझे बता दे, कोई बात चलो रहने दे। हाँ बताइए, आप बताइए, रहने देने में बोल गया है। नहीं, आप बताइए। देखो सबसे बड़ी हीरोइन है फरजाना। कौन? तुम नहीं जानते, वो घर की फिल्मों में बहुत आती है। अरे वो तो भाभी है हमारी। तो वही तो है ना, वही हीरोइन है। आप समझा करो बात। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझा करें। वो बता दें उस वक्त की। अरे उस वक्त की तो, अच्छा उस वक्त तो शादी थोड़ी हुई थी। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, तो शादी से पहले तो इश्क हो सकता है ना भाई। इश्क तो नहीं, लेकिन मैं तो रोज इश्क करता था। रोज इश्क करता था, तो जाहिर मर्द आदमी है, फिर मर्द आदमी रोज इश्क करता था। इश्क ना करे तो इतना इश्क है कि अब इश्क खत्म हो गया। अच्छा खैर, अच्छा अब वापस आने के बाद फिर मैं सीरियस हुआ। नहीं, फिर कुछ दिन और पॉलिटिक्स की। अच्छा, ये बात है 75 की। 75 में सीरियस हो गया, मैंने कहा जी अब काम करना है। अच्छा, तो मुझे याद है कि 73 रुपये बड़ी बहन ने मुझे दिए, जो उनके पास टोटल थे 73 रुपये। 73 रुपये। तो उस नहीं 37 रुपये। 37 वो 37 रुपये से काम का स्टार्ट किया। अब वो काम का स्टार्ट, वो भी एक लंबी कहानी है। ठीक है, कि वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी सप्लीमेंट निकालेंगे। सप्लीमेंट का उस ज़माने में कोई रिवाज नहीं था कि एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर फोकस करें, उसी को आप कमर्शियली यूज़ कर लें। तो एक अखबार होता था मौज़म अली मरहूम का, अखबार नहीं, एजेंसी थी उनकी, पीपीआई। जी नहीं, हाँ पीपीआई, जो भुट्टो साहब ने फिर नेशनलाइज कर ली थी। जी तो उसको उस ज़माने में रन करते थे असलम अली मरहूम। अच्छा, तो मैं असलम अली साहब के पास गया, मैंने कहा ये काम करना चाहता हूँ। कहने लगा करें। मैंने कहा यही मेरी शराइत है। कहने लगा सारी मंजूर हैं, करें हम। तो वो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और माशाल्लाह 37 डेज पहला मेरा काम था। सप्लीमेंट निकाला था मैंने ज्वेलर्स के पास। 37 दिन के बाद पहला क्लाइंट मैंने बुक किया। वाह। 37 दिन तक मैं सारे सराफा बाजार में जितनी दुकानें थी, दुकान जाता था जी। सेट नहीं है यार, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है स्टार देने की। हाँ। मतलब एक ही जवाब हर जगह से मिलता था। हाँ। फिर मैं रोज़ पहुंच जाता था, अस्सलाम वालेकुम। आखिर 37वें दिन एक बहुत बड़े ज्वेलर हैं, अजीज़ हरियाणी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये न्यू एरा। हाँ। और जेबी ज्वेलर, ये उन्हीं का बहुत अच्छा। बड़ा ग्रुप है ये। तो एक दिन वो हंसने लगा। हाँ। काउंटर के पीछे खड़ा था, कहता था सेट नहीं है। वो बाहर आया, कह लेंगे आज तू बता भाई कि एक मसला क्या है। हाँ। मैंने कहा जी मसला ये है। बैठ गया वो सोफे पे और मैंने उसको फिर अपना पूरा सिस्टम बताया। उस दिन पहला इश्तहार मैंने उसका लिया। वेरी गुड। और फिर उसके जो ग्रुप के लोग थे उन सब के लेके पहले दिन का जो मेरा बिजनेस था 7,000 रुपये का था। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये पहला सफर ये 7,000 उस जमाने का, आज के जो है वो कम से कम 70 लाख बनते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे भी ज्यादा बनते हैं। उस वक्त डॉलर मेरा हालत 10-11 रुपए का होगा। वासिक भाई 76 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस वक्त मेरी जो जॉब लगी थी 750 रुपये तनख्वाह थी। हाँ। और 10 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ करता था। यही था। तो 7,000 की तो वैल्यू थी ना। तो बस काम वहाँ से शुरू हुआ। वेरी गुड। तो फिर वहाँ से आगे फिर चलता रहा। फिर वो शकील साहब से मुलाकात हो गई, फिर वो अखबार जहाँ की तरफ चले गए हम। अच्छा, वो फिर चलता रहा सिलसिला। वहाँ से फिर फिर वो बुलंदियों की कन्वर्ट तरफ। करा। फिर उस वक्त तो कोई दफ्तर नहीं था हमारा, जबीस होटल के रेस्टोरेंट में दफ्तर होता था, वहीं हमने ऑफिस लगता था। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक सब वहीं जमा होते थे। तो बुलंदियों का सफर स्टाफ यहाँ से मौजूद शुरू हुआ था, आपका। स्टाफ मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, दफ्तर मौजूद नहीं था। ठीक है। और ये काफ़ी अरसे तक नहीं रहा।
जब भी इसका रेस्टोरेंट जो है वो चलता रहा, फिर कभी सेंट्रल कॉफ़ी हाउस में भी बैठ जाते थे, कभी ऊपर बैठते थे। उसके बाद मैंने कन्वर्ट किया इसको विजन इंटरनेशनल पब्लिसिटी में, मतलब नाम तो उसका VIP दिया गया था, वीआईपी वहीं से बना। ठीक है। तो मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई जाए। फिर एक दोस्त ने इस कमरे का चौथाई कमरा, यानी कोई तकरीबन 100 फुट का होगा जी, या इससे भी कम होगा, उसका खाली पड़ा था, 150 रुपये कहने लगे वो मेरा आप ऑफिस के तौर पर यूज़ कर लो। मैं ठीक है, वहाँ बैठना शुरू कर दिया, स्टाफ भी वहीं आ गया। वासिक भाई बुलंदियों की तरफ अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा और थोड़ा सा लोगों को जो ना थोड़ा सा तरसाया जाए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, फिर कैसे शुरू करते हैं। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं अभी जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम नाजरीन, आइए जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था बुलंदियों का वासिक भाई का, और अब देखते हैं कि बुलंदियाँ कहाँ तक जा रही हैं। जी वासिक भाई। हाँ जी, तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन गई। मुझे वो अच्छी तरह याद है, किस्सा और था कि मेरे पास जो कि 2 पैंटें 2 शर्टें एक हाँ। मुद्दत तक चलती रही। हाँ मेरी अम्मी पैंट सीती थी, हाँ, कभी भी वही सीती थी, वेरी गुड। कभी दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाए थे उस वक्त तक, जब पैसे आए। उस वक्त माएँ कपड़े सीती थी अपनी औलाद के। तो जब पैसे आए तो मैं ये हमने सदर कोऑपरेटिव में एक बहुत मशहूर उस ज़माने का नौजवानों का दर्जी था। हाँ। नाम तो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन बड़ा रश होता था उसके बाद। तो मैं उसके बाद गया, 3 पैंटें का ऑर्डर दिया वाह। और 4-5 शर्टें खरीदी। और अजीब व गरीब, ये पहली शॉपिंग थी आपकी? ये पहली शॉपिंग थी जो अपने पैसों से खर्च वाह। की थी। और मैं उस सोच को बता नहीं सकता कि मैंने कहा यार अब मेरे कम से कम 10 साल के कपड़े हो गए, अब उसकी फिक्र नहीं है। वासिक भाई खुशी की क्या इंतहा थी जब आपने अपने यानी खर्चे से 2-3 पैंटें और टी शर्टें जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल तक मेरे लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि मैं इधर 20 साल 23 साल तक नहीं 25 साल तक हाँ। वो 2 पैंटें और 2 शर्टों में मैंने गुजारा किया था। तो मैंने कहा ये तो 10 साल तो आराम से निकालेंगे। अब आप देखें वासिक भाई, अब आपकी सारी शॉपिंग जो है इंग्लैंड से और दुबई से, वहाँ आपकी शॉपिंग होती है। और थोड़ा सा बताइए आपको कैसा लगता है वो अच्छा, वो दौर और ये दौर? अब आगे चलते हैं ना। हाँ। तो वहाँ से फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया विजन इंटरनेशनल पब्लिसिटी को, साथ ही मैंने वीआईपी क्लब बनाया। बिल्कुल सही, याद है मुझे। वीआईपी क्लब की तकरीबें, अब मेंबरशिप की उसकी तकरीबें शुरू हुई, महीने में 2-3 तकरीबें होती थी उसके मेंबर्स के लिए, माइनर सी फीस थी। फिर उसके सालाना प्रोग्राम वो शुरू हुए। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट उसमें। तो मुझे याद है कि पहला प्रोग्राम जब किया था हमने, तो उस वक्त तक इस तरह के इवेंट का कोई तस्वुर ही नहीं था कराची के। अच्छा। तो उसमें कुछ 400 लोग थे और उसमें पहली बार मतलब इवेंट के मुजिद भी आप हैं, मतलब कराची के अंदर कह सकते हैं, वैसे तो पता नहीं लेकिन कह सकते हैं। खैर वहाँ से प्रोग्राम शुरू हुए और उसमें बढ़ते जब 7-8वें साल पे पहुंचे, सालाना तकरीब की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो वो कराची की सबसे बड़ी तकरीब बन चुकी थी और उसके कार्डों के लिए, हुसूल के लिए, क्योंकि फ्री होता था बिल्कुल, कोई उसका टिकट नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो नतीजा ये था कि बड़े ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हाउसेज से इसके इतने फ़ोन आते थे कार्डों के लिए कि कोई हिसाब नहीं है। नतीजा ये कि ये क्राउड 10 से 15 हज़ार और 20 हज़ार तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक वक्त था कि उसमें मतलब पाकिस्तान की पूरी यानी उस वक्त की हुकूमत, जिसमें सारे सूबों के वज़राए आला, स्पीकर, मिनिस्टर और कोई, मुझे याद है सन 88 की बात है गालिबन, जिसमें कोई तकरीबन 500 सीटें सिर्फ इन आला अहदेदारों के लिए बिल्कुल ऐसा ही गई थी। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि उस वक्त असलम संजरानी वो होते थे प्रोटोकॉल चीफ। अच्छा। तो उन्होंने ये 500 सीटों का अरेंजमेंट उन्होंने किया। अच्छा। बिठाने का उनके जिम्मे था।
जिसमें अल्लन फकीर भी आया था, जिसके अंदर झगड़ा भी था, मैं भी था जिसमें आबदा परवीन भी थी, उस शो में आलमगीर और उनका झगड़ा हुआ जिसमें था। नाहिद अख्तर भी थी, बिल्कुल ऐसा ही, जिसमें बड़े बड़े लोग, अब शेखी भी थे, एंट्री पे झगड़ा मतलब हुआ। उसमें ये समझ लो ना कि 10-10 मिनट मैक्सिमम बड़े आर्टिस्ट को हाँ। मिलते थे, बहुत जो उसमें टॉप, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता था और पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, आर्टिस्ट भी, सहाफ़ी भी, वो सभी तरह के लोग। उस वक्त हिट यही थे ना, अल्लन फकीर हो गया, मोहम्मद अली सारे शेखी वो हो हिट यही गए, थे। आबदा परवीन होगी, सारे हिट थे, आलमगीर साहब। हाँ, तो ये वीआईपी क्लब का ज़माना था जी जी, जो चलता रहा 90 तक। उसके बाद फिर हमने वीआईपी कैटरिंग शुरू की, बिल्कुल मुझे और याद है, वो जब तक चलती रही, जब तक कि पाबंदी नहीं लगी उस पर, उस वक्त खानों पे। खानों पे। फिर ये बनी वीआईपी मार्केटिंग, जो रियल इस्टेट, जिसमें जी। मेरे बिल्कुल तजर्बा नहीं था, ये स्टार्ट किया और एक नई चीज़ उसको लेकर आए कि उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी जिस अंदाज से हम सर्विसेज देते हैं आज, कि एक पूरा प्रोजेक्ट हम उठा लेते हैं और उसको सेल करने की जिम्मेदारी हमारी होती है और उसको आगे लेके चलते हैं। नशेब व फराज भी बीच में आए, वो हिम्मत तो नहीं चलता हारी, रहा, वो हिम्मत तो नहीं हारी ना। हिम्मत अल्लाह का शुक्र है कि नहीं वेरी हारी। गुड, वेरी अब चलते चलते ये सफ़र, इस वीआईपी मार्केटिंग आई तो फिर उसका वीआईपी मार्केटिंग शो एक हमने टीवी पे किया, तकरीबन 200 एपिसोड बने, मोइन अख्तर ने भी किया, बुशरा ने भी किया और मुझे याद है मैंने भी किया, बेशुमार लोगों ने किया वो। जी मैंने भी किया वो शो। तो वो तकरीबन 200 शो हुआ। और उसमें वासिक भाई मैंने अपना पहला गाना, जो ना मोइन भाई कंपेयरिंग कर रहे थे उसमें, और अपना पहला गाना मैंने उसके अंदर गाया था, आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम। ये मोइन भाई को सबसे ज़्यादा पसंद था, मैंने ये गाना मोइन भाई को ही डेडिकेट कर दिया उनके मरने के बाद, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि गाना तुम्हारा हिट होगा। अल्लाह माफ़ुल करे, अल्लाह बहुत पाक उनकी प्यारा मग़फ़िरत दोस्त था फरमाए। हमारा। क्या अच्छी यादें जनाब, क्या अच्छे लोग तो थे। खैर अच्छा, ये सिलसिला भी वीआईपी मार्केटिंग शुरू हुई, फिर वो मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, मार्केट ख़राब हुई, नतीजा ये कि उसको भी बंद करना पड़ा। फिर वो बड़ा क्राइसिस का पीरियड था, कोई मैं 15-20 करोड़ रुपए का मकरूज हो गया था, 15-20 करोड़ का मकरूज हो गया था, ओह हो, जो हिम्मत नहीं हारी। फिर अल्लाह का नाम माशाअल्लाह। लेके मैं कराची से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र किया और वहाँ 1 साल की मेहनत के बाद एक प्रोजेक्ट हमने किया जो बड़ा सुपरहिट रहा। वो सिलसिला चलता रहा, फिर वो चूँकि किसी के साथ पार्टनरशिप की थी लोकल आदमी के साथ, वो ख़त्म की। फिर स्टार मार्केटिंग का वजूद वहाँ से आया 2005 में शुरू हुआ माशाल्लाह। और वो सफ़र अब तक जारी है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जारी रहेगा। वासिफ एक भाई, बात- किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है ना, वो आपके स्टार मार्केटिंग का नाम जब साथ लगता है, लोगों को मालूम है कि आप उनके साथ काम करते हैं कि जो बिल्डर इसको पाया तकमील तक पहुंचाता है, जो बीच में आधे में छोड़ कर नहीं जाता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्लाइंट हमारा सिक्योर रहे, लेकिन उसमें अब तक कोई 8-10 प्रोजेक्ट ऐसे हमारे पास आए होंगे जो किसी भी वजह से अबंडेड हुए, बिल्डर भाग गए। जितनी कोशिश हो सकती थी कि उनको कंपनसेट कर दें, क्लाइंट को किया वेरी गुड, और वेरी गुड। बहुत बड़ी तादाद में किया। तो अब मैं समझता हूँ कि मेरे इस वक्त पूरे दुनिया में और पाकिस्तान में कोई 25-30 हज़ार क्लाइंट हैं जो हमसे डील कर चुके हैं। 25-30 हज़ार। हाँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको तकलीफ़ ना हो, लेकिन 25-30 हज़ार में अगर 2000 या 1000 या 500 या 200 लोगों को किसी भी ऐसी शिकायत है तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ और उनके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हर तरह के स्टाफ में लोग होते हैं, कोई गलत बात भी कर लेता है। तो आज तक जो है आपने कितने एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं अभी तक माशाल्लाह? कोई गिनती याद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत ऐसे क्योंकि आइडिया के तौर पे। मेरा ख्याल है कई सौ हो चुके हैं, कई सौ। हो चुके हैं। तो और सफ़र जारी है बराबर। अच्छा, अभी सफ़र जारी है और इंशाल्लाह सफ़र जारी रहेगा। हाँ। और वासिक भाई, कुछ आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं कौम को और उन लोगों को जो बगैर सोचे समझे किसी के साथ भी जाके वो बुकिंग करवा लेते, उनको चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट में आए जो मतलब आप जैसे मार्केटिंग करने वाले हैं, अच्छे मार्केटिंग करने वाले हैं, उनके साथ आके मतलब बुकिंग करवाया करें। हर जगह चले जाते हैं, फिर उसके बाद यही होता है, रोना धोना होता है, उन लोगों के पैसे फंस जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कोशिश हम यही करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना आए, लेकिन फिर उसमें कुछ हादसात हो जाते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और हम हत्तुल-इम्कान कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को उस सूरत में भी प्रोटेक्शन दी जाए। और क्लाइंट या ख़रीदार से ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपना इत्मीनान ज़रूर करें, हर तरह की इत्मीनान करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, देख लें कि डॉक्यूमेंट उनके पूरे हैं जो कानून के मुताबिक हैं, या एनओसीज़ वगैरह जो कंप्लेंट अथॉरिटी से जारी हुई हैं वो कंप्लीट हैं, तो वो उसमें हाथ डालें। वेरी गुड। और तीसरी चीज़ एक जो मैं अपने लड़कों से, बच्चों से कहूँगा कि किसी भी काम में वो अगर जुट जाएं तो उससे पीछे ना हटें। 1 दिन नाकामी होगी, 2 दिन नाकामी होगी, 20 दिन नाकामी होगी, 50 दिन नाकामी होगी, 100वें दिन उनको कामयाबी मिलेगी। Very ये ईमान है, और अगर लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं है, पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुस्तहकम उसके साथ, कुव्वत के साथ जमे रहें। वासिक भाई, आपने बहुत टाइम दिया आज हमें, और मैं आपका नहायत मशकूर हूँ हमारे चैनल DS डिजिटल के लिए, क्योंकि आज पहला मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका DS डिजिटल के लिए। तो इसके लिए कुछ 2-4 लफ्ज़ आपके अच्छे से ऐसे इस्लाही जो हमारे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसी कोई बात हो कि जो हमारी तरक्की में हम सफ़र बने। नीयत साफ रख के आप काम करते रहें और दिलजोई से करते रहें, नाकामी से कतई ना घबराएं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये चैनल प्रॉपर चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वासिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई का कि जिन्होंने मुझे आज इतना टाइम दिया। वासिक भाई सदा सलामत रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके